नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पे। मेरा नाम है पायल और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारी प्रहार सीरीज में। अगर आप नए बच्चे हैं जो कि पहली बार मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं तो मैं इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स लेती हूं। और अगर मैं प्रहार सीरीज की बात करूं तो प्रहार सीरीज में 2017 से लेके 2024 तक जो भी रिपीटेड थीम्स हैं जो कि यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं हम वो कवर कर रहे हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट को कभी भी मिस आउट नहीं करने। सो इफ यू आर द वन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर 2025 एंड 2026 या फिर 2027 के लिए तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। सिमिलरली अगर आपको लेक्चर्स अटेंड करने हैं, अगर आपको फ्री लेक्चर्स अटेंड करने हैं जहां पे आपको जो सिलेबस है उसका होलिस्टिक कवरेज मिले तो इसी चैनल में जाके आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी बाय पायल शर्मा से प्लेलिस्ट जो है वो बनी होगी। वहां पे लेक्चर्स 1 से लेके एडवांस लेवल तक लेक्चर्स जो है वो अवेलेबल हैं जहां पे सिलेबस की होलिस्टिक कवरेज जो है वो करी गई है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, स्टार्टिंग विद आवर लेक्चर, आज हमारा जो लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। सो बेसिकली 2017 से लेके 2024 तक यूपीएससी ने कितनी बार क्वेश्चन जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे पूछे हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन से ऐसे थीम्स हैं, फिर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको मिस आउट नहीं करना और सिलेबस में से आपको क्या करना है, टॉपिक्स जो है वो इस तरीके से एनालाइज करने हैं जो कि रिपीटेड थीम के ऊपर या फिर ट्रेंड के ऊपर बेस्ड है। So before I start my video, one good news for all of you is कि अनअकैडमी फिर आपके लिए लेकर आया है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट जो कि होने वाला है 29th ऑफ दिसंबर को। एंड दिस इज अ बिग चांस फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज इस बार अनअकैडमी कुछ स्पेशल लेकर आया है। अब ये स्पेशल क्या है, अगर आप इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको मिलने वाला है 90% स्कॉलरशिप विच इज अ बिग रिवॉर्ड। 90% स्कॉलरशिप आप सभी को मिलेगा और प्लस आप जीत सकते हो एक्साइटिंग रिवॉर्ड जो कि हर बार अनअकैडमी आपके साथ शेयर करता है। करना सिर्फ आपको ये है कि वीडियो के नीचे लिंक दिया गया होगा, वहां पे जाके आपको लिंक को ओपन करना है, खुद को वहां पे रजिस्टर करना है। डेट याद रखना, दिस इज 29th ऑफ दिसंबर। टाइमिंग्स भी याद रख लीजिए, मॉर्निंग में होगा 11 AM और शाम को 5 PM पे ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। 2 स्लॉट्स में होगा। बस करना आपको ये है कि रजिस्टर करना है जाके और आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर करना है, टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है और आप बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हो। और बाकी चीजें जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जो स्कॉलरशिप टेस्ट है उसमें जो आपको स्कॉलरशिप मिल रही है वो भी आप चीज अवेल कर सकते हो। सो दिस इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। जाइए फटाफट से रजिस्टर करिए और इस मौके को ना छोड़िएगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम बात करने वाले हैं आज बैलेंस ऑफ पेमेंट की। बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर मैं स्टैटिक पोर्शन की बात करूं तो यहाँ पे डेढ़ घंटे का लेक्चर मैं ऑलरेडी ले चुकी हूं। यहाँ पे आपको करना ही है कि प्लेलिस्ट में जाके आपको सिर्फ सेक्शन में जाके वहां पे फाइंड आउट करना है कि कौन सा लेक्चर जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे है और आप उस पूरे लेक्चर को देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बेसिक आइडिया क्या है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे कि यूपीएससी ने किस ईयर में किस थीम के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, फिर उसका हम कुछ ना कुछ स्टैटिक पोर्शन यहाँ पे अभी ब्लैक बोर्ड के ऊपर, हमारा जो डिजिटल बोर्ड है उसके ऊपर हम कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन की बात करूं तो बच्चे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्वेश्चन 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था बीओपी के ऊपर और वो भी किसके ऊपर पूछा था, एफडीआई के ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। ठीक है, किसके ऊपर पूछा था, एफडीआई के ऊपर। अब यहाँ पे बेसिकली अब आइडिया क्या बन जाता है कि सबसे पहले आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली है क्या। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब भी मैं बात करूंगी तो आपको ये याद रखना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, लेन देन, आदान प्रदान जो भी होता है, हम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज बाहर भेज रहे हैं, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हमारे पास नहीं है हम बाहर से ले रहे हैं। ठीक है, ये चीजें चलती हैं। गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान चलता है ना। अगर हम बाहर से ले रहे हैं तो हम उनको पैसे दे रहे हैं, अगर वो लोग हमसे ले रहे हैं तो वो हमें पैसे जो है वो पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि बीओपी क्या है कि ट्रांजैक्शंस का एक बेसिकली रिकॉर्ड है। ठीक है, आप जो भी खर्चा करते हो आप अपनी डायरी में नोट करके रखते हो कि इस दिन मैंने इतना खर्चा करा, मेरे को पॉकेट मनी मिली थी, इतना मैंने खर्चा करा है और मेरी सेविंग्स इसमें से इतनी बची है। ठीक है, तो सिमिलरली जब बड़े लेवल पे अगर मैं इंडिया की बात करूं या फिर हमारी इकोनॉमी की बात करूं तो जो भी वो खर्चा करती है, जो भी ट्रांजैक्शंस होती है, उसका जो रिकॉर्ड रखा जाता है उसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। एज सिंपल एज दैट इफ आई टॉक इन लेमन लैंग्वेज। ठीक है, अब ये दिस इज फर्दर बाइफर्केटेड इनटू दो अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, करंट अकाउंट हो गया। ठीक है, करंट अकाउंट हो गया। नेक्स्ट वी हैव कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव
कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे करंट की अगर मैं बात करूं तो करंट में मैंने आपको बताया था कि ना ये एसेट क्रिएट करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ी मेरी कोई चीज की क्रिएशन कर रहा है, ठीक है। एसेट का मैंने आपको क्या बताया था कि एसेट क्या है कि अगर मेरे पास कोई ना कोई एसेट क्रिएट हो रही है, ठीक है, मेरे पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज बन रही है जिससे मेरे को आने वाले टाइम पे फायदा है, दैट इज एसेट। लायबिलिटी क्या है कि मेरे सिर पे कोई ना कोई उधार है। तो करंट अकाउंट में क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, जो कि हमारी एसेट क्रिएशन भी नहीं कर रहा, ठीक है, एसेट क्रिएशन भी नहीं कर रहा, ना ही हमारी लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। ये दोनों काम ये जो है हमारे करंट अकाउंट में नहीं आते। वेयरएज अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो यहाँ पे वो सारे खर्चे इंक्लूडेड हैं जिसमें एसेट क्रिएशन भी होता है, ठीक है, जिसमें एसेट क्रिएशन भी होता है, प्लस इसमें लायबिलिटीज पे भी असर पड़ता है, ठीक है, हमारी लायबिलिटीज पे भी असर पड़ता है। चाहे मैं रिडक्शन की बात करूं, चाहे मैं अगर लॉन्ग टर्म लोन लेने की बात करूं, तो वो भी चीज इसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज क्लियर है कि बीओपी की जो फर्दर बाइफिकेशन है, नाउ दिस इज ब्रॉडर बाइफिकेशन। अब करंट अकाउंट में बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं हमारे मर्चेंट ट्रेड की, ठीक है, मर्चेंट ट्रेड क्या है कि जिन चीजों को हम छू सकते हैं, दिस इज पेन, ठीक है, मैं इनको अगर क्या करूंगी, अगर मैं इसको देख सकती हूँ, इसको टच कर सकती हूँ, बट अगर मैं इसका ट्रेड कर रही हूँ, दैट इज नोन एज मर्चेंट एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट, ठीक है। ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये सभी को समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, सर्विसेज। अब सर्विसेज क्या है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मेरा जो सर्विसेज है वो मैं आपको दे रही हूँ, बट आई कैन नॉट टच इट, आई कैन जस्ट फील इट, या फिर आप मेरे से नॉलेज ले रहे हो, तो वो क्या है, हमारी सर्विसेज है। अब ये किस में इंक्लूड होंगी, हमारे करंट अकाउंट में। वेयरएज अगर मैं बात करूं हमारे कैपिटल अकाउंट की, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म चीजें चलती हैं, ठीक है, क्या चलती है, लॉन्ग टर्म चीजें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गई हमारी इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आ गई इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट जो है वो भी फर्दर बाइफिकेटेड है, तभी तो यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। अब ये क्या है, एक मैंने माइंड मैप बना के, एक जस्ट माइंड मैप बना के मैंने आपको बीओपी की काफी, अगर मैं मोटे मोटे स्तर पे बात करूं तो मोटी मोटी चीज मैंने आपको बताई है कि बेसिकली जो बीओपी है वो कहां जो है वो डिवाइडेड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा गया, इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, जो कि किसका पार्ट था, जो कि पार्ट था हमारे कैपिटल अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट में हमने पहले देखा कि लॉन्ग टर्म जो ट्रांजैक्शन होती है वो चीजें इसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। अब यहाँ पे वन ऑफ इट्स पार्ट इज इन्वेस्टमेंट। नाउ इन्वेस्टमेंट इज फर्दर बाइफिकेटेड, चाहे मैं बात करूं हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, चाहे मैं बात करूं हमारे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, चाहे मैं बात करूं हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की, फिर उसके बाद और भी चीजें आ सकती हैं। हमने अभी हमारे जो फाइनेंशियल जो हमारी फाइनेंशियल टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज पे क्लास ली थी, वहां पे मैंने आपको एक टर्म बताई थी विच इज नोन एज पीयर टू पीयर इन्वेस्टमेंट, है ना, पीयर टू पीयर इन्वेस्टमेंट बताई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आई थिंक एक दो क्लास आपको छोड़ के पीछे वाली क्लास देखनी पड़ेगी। वहां पे मैंने इन्वेस्टमेंट मार्केट, जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट है, उसके रिलेटेड जितने भी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं वो मैंने आपको सारी एक एक करके समझाई है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं पी टू पी इन्वेस्टमेंट की, तो वो भी इसका पार्ट बन सकती है ना। तो यूपीएससी जो है वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। रिवीजन जब भी आप कर रहे हैं तो मेक श्योर आपका जो कंटेंट है आपने अच्छे से पढ़ा है, और इसी तरीके से माइंड मैप बना के आप बहुत सारी चीजों की रिवीजन भी कर सकते हो। प्लस आपको एक ब्रॉडर आइडिया मिलता है कि जो यूपीएससी है या फिर कोई भी बॉडी है वो किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है और मेरे को कौन कौन सी चीजें जो है वो कवर करनी है, ठीक है। अब यहां तक क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे हमारा क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा गया था, एफडीआई के ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। सो एफडीआई में अगर मैं बात करूं हमारे इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट का पार्ट है ना, इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। अब इन्वेस्टमेंट की अगर आप पूछोगे कि मैम इन्वेस्टमेंट क्या है, तो बेसिकली मैं पैसा किसी भी कंपनी में लगा रही हूँ, ठीक है। मैंने क्या करा, किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाया जो कि अच्छी जो ग्रोथ है वो कर रहा है, ठीक है, ग्रो कर रहा है। उससे क्या होगा, अगर कंपनी की ग्रोथ होगी, कंपनी जो है वो अच्छा प्रॉफिट कमाएगी, तो मेरे को भी फायदा होगा। वो कैसे, जब प्रॉफिट कंपनी कमाएगी और मैंने अपने जो इन्वेस्टमेंट है वहां पे कर रखी है, उसके शेयर्स मैंने खरीद रखे हैं, तो डिविडेंड मुझे भी आएगा। अब डिविडेंड क्या है कि प्रॉफिट जो भी वो कंपनी अर्न करेगी उसमें से कुछ ना कुछ प्रॉफिट मेरे को भी आएगा, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। अब जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी तरीके से हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब अगर आप बात करोगे कि अगर मैं इंडिया की बात करूं, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज को अगर लगेगा ठीक है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, यहाँ पे अगर मैं कोई ग्रीन एनर्जी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं
मैं ग्रीन एनर्जी की बात करूं तो कोई भी फॉरेन कंट्री अगर ये देखती है कि ग्रीन एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है, अगर मैं यहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरे को आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा रिटर्न देगा, तो वो कंट्री या फिर वो इकोनॉमी क्या करेगी, हमारी ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि आने वाले टाइम पे क्या होगा, उसको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे इट इज फर्दर बाइफर्केटेड इनटू एफडीआई। ठीक है, अब ये मैं ब्रॉडर बाइफर्केशन कर रही हूं, इसके बाद इसकी फर्दर बाइफर्केशन भी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दूसरा ले सकती हूं हमारा एफपीआई। ठीक है, तीसरा अगर मैं यहाँ पे ब्रॉडर बाइफर्केशन के हिसाब से लूं तो हमारा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एफडीआई की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है कि कोई डायरेक्टली हमारे इंडिया में या फिर आप बोल सकते हो किसी भी इकोनॉमी में अगर इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर है वो आके हमारी इकोनॉमी में आके इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो भी शेयर्स होंगे या फिर यू कैन से कि जो भी ऑनरशिप होगी वो 10% की होनी चाहिए, जो इक्विटी शेयर्स हैं। ठीक है, जो इक्विटी शेयर्स हैं उनकी ऑनरशिप कितनी होनी चाहिए, या तो 10% या तो इससे ज्यादा। ठीक है, 10% और मोर। ठीक है, ये कंडीशन जो है दिस इज इन एफडीआई। और एफडीआई में आपको ये याद रखना है कि जब भी मैं एफडीआई की बात करूंगी तो ये मैं बात कर रही हूं लॉन्ग टर्म की। ठीक है, किसी फॉरेन कंट्री ने हमारी इकोनॉमी में पैसा लगाया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दैट विल कम अंडर एफडीआई। सिमिलरली अगर मैं एफपीआई की बात करूं तो कोई भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं म्यूचुअल फंड्स में लगा रही हूं, ठीक है, या फिर अगर आप और चीजें भी इंक्लूड करोगे तो वो किस में आती हैं, हमारे एफपीआई में आती हैं। ये सब बेसिक डिफरेंस जो है वो सभी को क्लियर है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। अब यहाँ पे बात करी गई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की और पूछा गया है कि इन चारों में से कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो कि हम इंक्लूड कर सकते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। ना यू सी कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। ना दिस इज वेरी क्रिस्टल क्लियर। आप ब्रॉडर माइंड मैप बनाइए। ठीक है, माइंड मैप जब भी आप बना रहे हो तो सिंपल पहले उसके ऊपर जो मेन हेडिंग है, जो मेन टॉपिक है वो लिखिए। बीओपी जो था वो हमारा मेन हेडिंग था। फिर उसके बाद मैंने इसको फर्दर बाइफिकेट करा कि इसके अंदर करंट अकाउंट भी आ सकता है, कैपिटल अकाउंट भी आ सकता है। फिर उसके बाद मैंने उसकी फर्दर बाइफिकेशन करी। ठीक है, तो अगर आप अपनी नोटबुक में प्लेन नोटबुक, अगर आप प्लेन पेज भी ले रहे हैं, अगर आप वहां पे एक माइंड मैप बनाओगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। एंड दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि कुछ यूपीएससी ने रॉकेट साइंस पूछी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। और अगर आपको एफडीआई के अंदर भी जो कंपोनेंट्स हैं अगर आप उनको याद कर लोगे या फिर समझ लोगे तो आप इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, अब क्वेश्चन जो पहला हमारे पास स्टेटमेंट है, पहला पॉइंटर है, वो दिया गया है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के ऊपर। अब यहाँ पे सिर्फ आइडिया लेना है कि फर्दर बाइफिकेशन क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूडेड है, प्लस उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो अगर मैं एफडीआई में इसकी बात करूं तो एफसीसीबी क्या है, ये क्या है हमारा एफसीसीबी। एफसीसीबी क्या है, हमारा फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। अब ये कन्वर्टेबल बॉन्ड्स से आपको पता लग गया कि हम इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम डेट टू इक्विटी, है ना, फ्रॉम डेट टू इक्विटी। और अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा था, अभी मैंने आपको बताया था कि एफडीआई की एक कंडीशन क्या है कि अगर हमारे इक्विटी शेयर्स में ओनरशिप क्या है 10% से ज्यादा है, ठीक है, 10% है या फिर उससे ज्यादा है, तो इट मींस वो किसका पार्ट होगी, हमारी एफडीआई का पार्ट होगी। ठीक है, टेक्निकल चीज से समझा, एकदम अपने आप को कंसीडर करो कि आपने ये स्टेटमेंट जो है वो पहले इस तरीके का क्वेश्चन नहीं लगाया, बट आपको कॉन्सेप्ट की एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी है। तो हमारे एफसीसीबी क्या है कि बेसिकली जब भी कोई फॉरेन जो भी इन्वेस्टर है वो हमारी उसने इकोनॉमी में इन्वेस्ट करा, मैंने क्या करा, उसको एफसीसीबीज दिए। ठीक है, मतलब ये वाले बॉन्ड्स दिए जिसको यूज करके वो क्या कर सकता है, अगर वो उसने ये बॉन्ड्स खरीदे हैं, मतलब अगर मैंने उसको ये बॉन्ड्स दिए हैं तो वो कल को उसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, दिस इज द कंडीशन ऑफ एफडीआई। और अगर वो ऑनरशिप लेता है 10% या फिर उससे ज्यादा, तो वो किसका पार्ट बन जाएगी, एफडीआई का पार्ट बन जाएगी, क्योंकि मेन कंडीशन ही एफडीआई की ये है। तो दिस बिकम्स करेक्ट। ठीक है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इट इंक्लूड्स व्हाट, इट इंक्लूड्स अदर थिंग्स लाइक म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गए, ये सब चीजें होगी, है ना, ये सब चीजें जो है वो इंक्लूडेड रहती हैं हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसकी, तो सिमिलर इज द केस हियर
कि यहाँ पे भी अगर इसकी 10% से ज्यादा या फिर 10% जो है वो ऑनरशिप है, तो ये भी किसके अंदर कन्वर्ट हो सकता है, ये भी कन्वर्ट हो सकता है हमारे एफडीआई में। सो दिस आल्सो बिकम्स अ कंपोनेंट ऑफ एफडीआई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज द ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। अब यहाँ पे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स की अगर मैं बात करूं, सो बेसिकली ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स होती क्या है कि कोई भी बैंक है वो एक स्टेटमेंट निकालता है, ठीक है, वो क्या बोलता है कि हमारी जो पर्टिकुलर कंपनी है, फॉरेन इन्वेस्टर्स या फिर फॉरेन कंट्रीज में उन्होंने कितने शेयर्स उनके अवेलेबल है, वो चीज का पूरी रिसीट हमारे पास या फिर यू कैन से स्टेटमेंट जो है हमारे पास तैयार रहती है, ठीक है। तो इसमें भी वही सिमिलर केस आएगा कि अगर 10% से ज्यादा होता है इक्विटी शेयर्स का, तो वो चीज किसके अंदर कन्वर्ट हो सकती है, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एफडीआई। सो इट आल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ एफडीआई। नेक्स्ट क्या है, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट। जो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट है, इट मींस यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉन रेजिडेंट्स की बात कर रहे हैं। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट एनआरआईज, है ना, एनआरआईज। अब उनका कोई भी अकाउंट है, ठीक है, उनके कोई भी डिपॉजिट्स हैं, तो वो चीज जो है वो डिपॉजिट्स किसके लिए हैं, दैट इज फॉर देयर बेनिफिट, या फिर आप बोल सकते हो करंट अकाउंट है या फिर सेविंग्स अकाउंट है, बट वो किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। एक्सटर्नल डिपॉजिट्स हैं, वो किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं है ना। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की। बट एनआरआई डिपॉजिट्स जो हैं वो कहीं से भी इन्वेस्टमेंट जैसी चीज हमें नहीं बताती हैं, सो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस एफडीआई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हुआ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट आता है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सभी को समझ आया, जो माइंड मैप बनाया वो सभी को समझ आया। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा गया है, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पे बोला गया है दैट विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे चीजें जो है वो किस तरह से पूछी गई हैं, यहाँ पे पूछा गया है करंट अफेयर से रिलेटेड, ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड, या फिर जो कि इकोनॉमिक्स का बहुत ही ज्यादा मेजर पार्ट है, विच इज डेटा। तो यहाँ पे डेटा के ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। प्रॉपर आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो बीओपी है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। नंबर्स का बेसिकली आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा ट्रेड जो है वो किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। हमारे इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो किन नंबर से हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 2020 की बात करूं, तो यहाँ से आपको आइडिया होगा कि जब भी मैं बात कर रही हूँ कोई भी ट्रेड की या फिर इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे नंबर्स को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बात करूंगी सोर्सेज की। अगर मैं इन डेटा की बात करूं, ठीक है, इन डेटा की बात करूं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम डेटा के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आप क्या कर सकते हो, आप एनालाइज कर सकते हो या फिर आप रेगुलरली चेक कर सकते हो कि हमारा जो एक्सपोर्ट्स है फिर जो इंपोर्ट्स है, ट्रेड जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। सो बेसिकली अगर मैं आपको वेबसाइट्स बताऊंगी या फिर मैं अगर आपको कुछ साइट्स बता रही हूँ, सोर्सेज बता रही हूँ, तो आपका फर्ज ये है कि आपको उनके ऊपर रेगुलर चेक रखना है कि ये सोर्सेज हैं, इनके ऊपर अगर मैं रेगुलर चेक रखूंगा तो मेरे पास नंबर्स जो है वो अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा गया है कि इंडिया के जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं, अब मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स का मैंने आपको बताया था कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स क्या है, दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी टच्ड, दैट कैन बी टच्ड एंड दैट कैन बी सीन, है ना। अब यहाँ पे ये क्या है, दिस इज टैंजिबल इन नेचर, मतलब मैं इसको टच भी कर पा रही हूँ, मैं इसको देख भी पा रही हूँ। तो अगर मैं ये चीज को एक्सपोर्ट करती हूँ, मतलब अगर मैं ये पेन बाहर भेजती हूँ, तो ये क्या होगा, मेरा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट होगा। बट अगर आप मेरे को कुछ ना कुछ मेरे को भेजते हो, ठीक है, विच इज अगेन टैंजिबल इन नेचर, तो वो क्या होगा, मर्चेंडाइज इंपोर्ट होगा। अब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कोर्स हम कंट्री टू कंट्री कर रहे हैं, बट यहाँ पे मैंने एकदम चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल जो है वो दी है, ठीक है। पहला हमारे पास स्टेटमेंट क्या है कि जो इंडिया के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं आर लेस देन द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट था इसमें, जो मेन कॉन्सेप्ट था समझने वाला, वो सभी को समझ आया। नेक्स्ट अब क्या है कि जो इंडिया के इंपोर्ट्स हैं ऑफ आयरन एंड स्टील, chemicals, fertilizers and machinery have decreased over the period of time, या फिर you can say in the recent years। तो यहाँ पे बेसिकली डेटा के ऊपर ही आपको बात करनी है। अब यहाँ पे कुछ समझाने वाला तो है नहीं है, डेटा मैं आपको दे दूंगी, वहां से आप कंपेयर करके देख सकते हो कि ज्यादा है या फिर कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं ऑफ सर्विसेज आर मोर देन इट्स इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज। तो बेसिकली जो हम भेज रहे हैं बाहर, हमारी जो सर्विसेज हम बाहर भेज रहे हैं वो ज्यादा है किससे, जो हमने बाहर से लाई है, इंपोर्ट से,
ठीक है, ये चीज भी क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो बोलता है कि इंडिया सफर्स फ्रॉम एन ओवरऑल ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट। अब यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट का मीनिंग क्या है ये आप सभी को बताना है, ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट, यहाँ पे मैंने आपको बहुत बार बताया है कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है। अगर मैं डेफिसिट की भी बात करूं, सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमारे जो इंपोर्ट्स हैं, हमारा जो इंपोर्ट्स है, दीज आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स, दीज आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स। बट करंट अकाउंट डेफिसिट एंड कैपिटल अकाउंट डेफिसिट के बीच में डिफरेंस क्या है, ये चीज मेरे को आपको आप लोगों को मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बतानी है कि मैम करंट अकाउंट डेफिसिट का ये मीनिंग है और जो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट है उसका ये मीनिंग है, ठीक है। दोनों के बीच में मैंने डिफरेंस बता दिया था कि करंट अकाउंट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी और कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी। तो यहाँ पे दिस इज अ होमवर्क फॉर यू कि करंट अकाउंट डेफिसिट एंड जो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट है उसके बीच में आपको मेजर डिफरेंस जो है वो मेरे को बताना है, ठीक है। ये जो है, ये अगर आप इसको रेफर करोगे, दिस इज द डेटा या फिर यू कैन से कि ये जो सोर्सेज हैं आप इनके थ्रू देख सकते हो, इनको एनालाइज करके, नंबर्स को एनालाइज करके आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो हमारा इंपोर्ट्स हैं फिर एक्सपोर्ट्स हैं उन्होंने किस तरीके से वर्कआउट करा है और इसको रेफर करते हुए आपको आंसर जो है वो एकदम देना है, ठीक है। ये चीज क्लियर है सभी को। अब हम बात करते हैं हमारे बैचेस की, ठीक है। ऑप्शनल बैचेस भी जो है हमारे एक्टिव हैं और ये लिस्ट रही, ये जो हमारी फैकल्टी है, टॉप फैकल्टी है, ये आपको बैचेस में आपको खुद को एनरोल करना है एंड यू कैन क्लियर योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एज वेल, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सोर्सेज बताऊंगी, ठीक है। सो आई हैव नंबर ऑफ सोर्सेज फॉर ऑल ऑफ यू जिनको रेफर करके आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो अपने जो हमारे नंबर्स हैं उनको एकदम करेक्ट वे में आप एनालाइज कर सकते हो और देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमारे मेजर सोर्स की, तो ऑफ कोर्स पीआईबी जो है, सबसे पहले तो न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर आपको मिस आउट नहीं करना, न्यूज़पेपर आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना। उसके बाद अगर मैं बात करूं हमारे पीआईबी की, तो ये चीज भी आपको मिस आउट नहीं करनी। यहाँ पे आपको रेगुलरली एनालाइज करते रहना है, रिपोर्ट्स को एनालाइज करते रहना है, आपको करंट जो डेटा निकल कर आएगा आपको उनका भी प्रॉपर एनालिसिस करना है, ठीक है। उसके बाद आई हैव मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, इसको भी आपको रेगुलरली फॉलो करना है। उसके बाद आई हैव फॉर यू इज ओके मैक्रो ट्रेंड्स है, मैक्रो ट्रेंड्स है, ये भी, इसको भी आप रेफर कर सकते हो, इसको भी रेफर आप कर सकते हो, आई रेफर इट, यहाँ पे भी आप इसको रेफर कर सकते हो। प्लस आप और चीजें देख सकते हो, ओके आरबीआई की रिपोर्ट, ठीक है, आरबीआई को आपको रेफर करना है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को आपको रेगुलरली फॉलो करना है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फिर उसके बाद जो चीजें छूटती हैं, हाँ ठीक है, आईएमएफ की रिपोर्ट है, आईएमएफ की रिपोर्ट्स है, इसको भी आपको एनालाइज करना है। प्लस उसके बाद आप वर्ल्ड बैंक का डेटा भी देख सकते हो, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का डेटा भी आप रेफर कर सकते हो। सो ये सारे जो सोर्सेज हैं, अगर आप इनको यूज करते हो, अगर आप इन सोर्सेज का यूज करते हो तो आप इजीली नंबर्स के ऊपर, अब ये क्या है बेसिकली, अगर मैं बात करूं हमारे एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में, ठीक है, अगर मैं बात करूं हमारे एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में, इंपोर्ट्स हो गए, एक्सपोर्ट्स हो गए, उसके ऊपर अगर आपको प्रॉपर डेटा चाहिए तो ये सब सोर्सेज को फॉलो करके आप रेगुलर एनालिसिस कर सकते हो कि मेरे को किन किन चीजों को रेफर करना है, बीओपी जो है मेरा किस तरीके से वर्क कर रहा है, एक्सपोर्ट्स किस तरीके से है, कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जिनके साथ हम रेगुलरली ज्यादा स्तर पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। सो जितना भी डेटा है अगर आप इन सोर्सेज को फॉलो करते हो तो इजीली आप जो डेटा है वो इजीली आप ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर मैं बात करूं हमारे क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2019 में पूछा गया था और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो इंडिया, मोस्ट ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंटिटीज। अब यहाँ पे एक्सटर्नल डेट के ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, ठीक है। और अगर मैं डेट की बात करूं बच्चे, तो डेट आपको अच्छे से पता है कि हमारा डेट क्या है, हमारा डेट क्या है, ये बेसिकली उधार है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, उधार है, पैसा है जो कि आप अलग अलग सोर्सेज से लेते हो, ठीक है। अगर आपको पैसे की जरूरत होगी, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप जाके अपने फ्रेंड से ले लोगे, है ना, आप अपने फैमिली मेंबर से जाके लोगे। बट अगर मैं बड़े लेवल पे बात करूं तो जो, अगर मैं कंट्रीज की बात करूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं हमारी कंट्री की बात करूं तो बड़े लेवल पे जो हमारा डेट लिया जाता है या फिर उधार लिया जाता है वो बेसिकली दो सोर्सेज के थ्रू लिया जाता है, ठीक है। या फिर आप एक इंटरनल डेट ले लीजिए, इंटरनल डेट ले लीजिए, या फिर आप ले लीजिए एक्सटर्नल डेट, ठीक है, या फिर आप ले लीजिए
एक्सटर्नल डेट। अब यहाँ पे एक्सटर्नल डेट तो आराम से क्लियरली हमें पता लगेगा कि एक्सटर्नल डेट क्या है। मैं अगर कोई फॉरेन कंट्री से कोई भी अगर मैं पैसा ले रही हूं तो दैट कम्स अंडर एक्सटर्नल डेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉरेन कंट्रीज जो है वो इन्वॉल्व रहेंगी, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज जो है वो इन्वॉल्व रहेंगी, या फिर यू कैन से फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल। और अगर मैं बात करूं हमारे इंटरनल की, तो यहाँ पे इंटरनल मेथड्स आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बैंक की बात करूं, है ना, बैंक्स से ले लिया, ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं अलग अलग, उनसे ले लिया। तो यहाँ पे इंटरनल डेट क्या है कि अगर हमारी बाउंड्रीज के अंदर अंदर रह के मैं किसी से उधार ले रही हूँ, कोई भी ऐसी एंटिटी है या फिर कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक्स लगा लीजिए, अगर मैं उनसे उधार ले रही हूँ तो दैट विल कम अंडर इंटरनल डेट, ठीक है। प्लस शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, अगर किसी कंपनी को पैसे चाहिए, फिर गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी एक तरीके की क्या है, डेट इंस्ट्रूमेंट है, जिसको यूज करके गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी उसको उधार चाहिए, जो डेट चाहिए, उसको कवर करती है, ठीक है। ब्रॉड आइडिया एकदम क्लियर है। हमारे पास इंटरनल डेट है और हमारे पास एक्सटर्नल डेट है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन जो है वो पूछा क्या है यूपीएससी ने। अब यहाँ पे पूछा गया है कि मोस्ट ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंटिटीज ओनली। अब यहाँ पे अगर मैं हमारी बात करूं एक्सटर्नल डेट की, अगर मैं बात करूं हमारे एक्सटर्नल डेट की, तो मैंने आपको बताया कि अलग अलग सोर्सेज से हो सकता है ना, अलग अलग सोर्सेज से हो सकता है। अब नाउ दिस इज फर्दर बाइफर्केटेड, हो सकता है कि किसी गवर्नमेंट एंटिटी से लिया हो, है ना, गवर्नमेंट एंटिटी से लिया हो, बट दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि मेजरली हम किससे लेते हैं, प्राइवेट ऑनरशिप, या फिर यू कैन से हमारी कोई भी प्राइवेट कंपनी है या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसी से मेनली जो है डेट लिया जाता है, ठीक है, उसी से मेनली डेट जो है वो लिया जाता है। क्योंकि हमारे प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं, अगर मैं बात करूं हमारे प्राइवेट प्लेयर्स की, तो वही ज्यादा से ज्यादा हमारे कंट्रीज में या फिर अलग अलग इकोनॉमीज में इन्वेस्ट भी करते हैं। और अगर डेट की भी बात आए तो मेनली क्या होता है कि जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। यूपीएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा कि जो मोस्ट ऑफ द एक्सटर्नल डेट है इट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज ओनली, विच इज इनकरेक्ट। यहाँ पे ये चीज आनी चाहिए थी कि गवर्नमेंट से भी पैसा जो है वो लिया जाता है, बट मेनली अगर मैं बात करूं तो मेनली किससे पैसा लिया जाता है, मेनली पैसा लिया जाता है हमारी प्राइवेट एंटिटी से, ठीक है। किससे पैसा लिया जाता है, हमारी प्राइवेट एंटिटीज से, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, दैट ऑल ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर्स। अब देखिए, अब डेट की अगर मैं बात करूं, डेट क्या है, उधार है, मतलब मैं पैसा जो है वो ले रही हूं। बट यहाँ पे अगर मैं करेंसी की बात करूं तो बहुत सारी करेंसीज हैं, है ना, यूएस डॉलर भी है ना, हमारा इंडियन रुपए में भी हम उधार ले सकते हैं, ठीक है, इंडियन रुपये में भी हो सकता है, हमारा यूरो में भी हो सकता है, येन में भी हो सकता है ना, जापानीज येन में भी हो सकता है, और भी बहुत सारी करेंसीज हैं। बट यहाँ पे ज्यादा डोमिनेटिंग करेंसी कौन सी है, दैट इज ऑब्वियस टू ऑल ऑफ अस कि ज्यादा जो डोमिनेटिंग करेंसी है, जो कि अभी एक्टिवली यू कैन से रूल कर रही है या फिर जो अच्छे से डोमिनेट कर रही है हमारी और करेंसीज को, दैट इज यूएस डॉलर ओनली, है ना। यहाँ पे ये जो है ये डोमिनेटिंग है, ये क्या है, हमारी डोमिनेटिंग करेंसी है। बट यहाँ पे यूपीएससी ने क्या पूछा है कि ऑल ऑफ द एक्सटर्नल डेट, अगर यूपीएससी इस तरीके से पूछती कि मोस्ट ऑफ द एक्सटर्नल डेट, तो हम कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट को कंसीडर कर सकते थे। बट यहाँ पे यूपीएससी ने क्या बोला है, ऑल ऑफ द एक्सटर्नल डेट। अब यहाँ पे ऑल को हम कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि और भी हमारी करेंसीज हैं, ठीक है। सो दिस ऑल्सो बिकम्स इनकरेक्ट। तो यहाँ पे आपको क्या पता लगा कि यहाँ पे जो छोटे छोटे टर्म्स है हमारे, ऑल हो गया, मोस्ट हो गया, फ्यू हो गया, है ना, इन सबको भी आपको कंसीडर करके चलना है, क्योंकि कंफ्यूजन जो है वो यूपीएससी किसी भी लेवल पे कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट कर सकता है। सो ये दोनों जो ऑप्शंस है हमारे पास क्या होते हैं, इनकरेक्ट, एंड द करेक्ट आंसर इज, एंड द करेक्ट आंसर इज D1, which is neither 1 nor 2, ठीक है। ये चीज सभी को क्लियर हुई। और अगर मैं बात करूं हमारे 2017 से लेके 2024 तक, तो मेनली इन्हीं टॉपिक से जो यूपीएससी है उसने क्वेश्चंस पूछे हैं। बट मेनली आइडिया क्या था, बीओपी करवाने का आइडिया क्या था कि बीओपी एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप मिस आउट नहीं कर सकते हो। बेशक अगर यूपीएससी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में यूपीएससी जो है वो क्वेश्चंस पूछ ले, क्योंकि हमारी कंट्री की अगर आप करेंसी की भी बात करोगे वो कहीं ना कहीं हमारी डेप्रिशिएट कर रही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर आप बात करोगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करोगे, या फिर अगर आप बेसिकली ट्रेड की बात करोगे, तो वहां पे भी बहुत सारे लेवल पे चीजें ऐसी हैं जो कि हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो नो वन नोज कि किस टाइम पे यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ ले। सो बेसिक अगर मैं यहाँ पे आपको आइडिया दूं, यहाँ पे जब भी आप बीओपी करोगे तो वन थिंग
विच यू ऑल हैव टू फॉलो इज कि माइंड मैप से कवर करो, ठीक है। माइंड मैप बनाओ, बट माइंड मैप भी ऐसा होना चाहिए कि उसमें हर एक चीज इंक्लूडेड रहे। मैंने माइंड मैप स्टार्ट करा था बीओपी से, उसकी फर्दर बाइफिकेशन करी, ठीक है। हमने करंट देखा, कैपिटल देखा, फिर उसकी फर्दर बाइफिकेशन करी, फिर उसको फर्दर बाइफिकेट करो, देखो उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है वो इंक्लूडेड है। जब आप इस तरीके से नोट्स बनाओगे ना, तब आपके नोट्स जो है वो इतने बेहतरीन निकल कर आएंगे कि जब पेपर के आसपास जब भी आप रिवीजन करोगे तो वो एकदम बेस्ट रिवीजन निकल कर आएगी, क्योंकि आपको हर एक चीज का पता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा, हमने ये चीज देखी कि कौन कौन से मैंने आपको ये भी बताया कि कौन कौन से सोर्सेज को आप फॉलो करके, एक्सटर्नल डेट की अगर मैं बात करूं, ट्रेड की बात करूं, तो इन सब चीजों को अगर आपको रेगुलर फॉलोअप रखना है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, फिर नंबर्स को अगर आपको रेगुलर फॉलोअप रखना है, तो ये सोर्सेज को यूज करके आप एकदम आराम से आप रेगुलरली डेटा को फॉलो कर सकते हो, एंड दैट इज ऑफ कोर्स गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक और चीज आप ऐड कर लेना, हमारा इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, सर्वे, इसको भी इंक्लूड करके रखना, क्योंकि यहां से भी बहुत सारी जो डेटा है आपका निकल कर आता है, ठीक है। ये सारे सोर्सेज हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, यहां से आपको बहुत सारी चीजों का पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कवर करा हमारा बीओपी को हमने कवर करा। नेक्स्ट क्लास में हम और भी बेहतरीन चीजें कवर करेंगे। बेसिकली हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे ट्रेंड्स हैं या फिर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको मिस आउट नहीं करना है। तब तक रिवीजन करते रहिए, टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए। प्लेलिस्ट में जाके आपको मेरा टॉपिक मिल जाएगा, मेरी क्लास मिल जाएगी बीओपी के ऊपर, उसको मिस आउट बिल्कुल मत करना। बुक से, स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए और उसके बाद ये क्लास जो है आराम से लगाइए और माइंड मैप्स जो है वो जरूर बनाना, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।